हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग जो हमारा इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर पढ़ रहे थे, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देखना है। स्क्रॉल करते हुए देखोगे, सर्च करोगे तो शायद हो सकता है बीच का कोई वीडियो मिसिंग मिले तुमको। प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो सीरियली सारा वीडियो मिलेगा। साथ ही साथ में जो भी डाउट्स वगैरह होता है उसके लिए कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में तुम कर सकते हो कमेंट। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फ्री कोर्स का एडवांटेज प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, हम पढ़ रहे थे रेसिडेंशियल स्टेटस, और रेसिडेंशियल स्टेटस में हम लोग इंडिविजुअल और एचयूएफ के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग और आगे चलेंगे, मतलब आज बाकी लोगों का पढ़ेंगे। बाकी लोगों का मतलब हम लोग 8 प्रकार के लोग पढ़े थे, याद करो। पर्सन के डेफिनेशन के अंदर में चैप्टर 1 के यूनिट ए 1 के पार्ट ए के अंदर जब हम डेफिनेशंस पढ़ रहे थे तब हम 8 लोगों का डेफिनेशन पढ़े थे अंडर द हेड पर्सन, जिसमें से इंडिविजुअल्स थे, एचयूएफ थे, एओपी थे, बीओआई थे, कंपनी थे, फॉर्म थे, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन थे, लीगल ऑथोरिटीज थे। इस प्रकार के हम लोग 8 लोगों का अलग अलग डेफिनेशन पढ़े थे। रेसिडेंशियल स्टेटस हम अभी तक सिर्फ 2 लोगों का पढ़े हैं, एक इंडिविजुअल, दूसरा एचयूएफ। आज हम लोग बाकी लोगों का पढ़ेंगे। मतलब बाकी लोगों में देखो और कुछ कहानी नहीं है, ऑल अदर पर्सन मतलब बाकी सभी लोगों का सेम होता है। एचयूएफ के केस में और इंडिविजुअल के केस में अलग अलग रूल है, बाकी सभी के लिए सेम रूल है। लेकिन एक चीज याद रखना, यहां पे ये कंपनी एंड अदर पर्सन जो लिखा है, कंपनी में कुछ और रूल्स भी एप्लीकेबल होते हैं। कंपनी हमारे स्कोप ऑफ सिलेबस के बाहर है, हम लोगों को कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं पढ़ना है, उसमें बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं, तो हमको वो वाला हमारा सिलेबस में ही नहीं है, इसीलिए हमको वो वाला पार्ट नहीं पढ़ना है। अब हम लोग बाकी लोगों का पढ़ेंगे, मतलब फॉर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ऐसे करके बाकी लोगों का हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखना ऑल अदर पर्सन में सबसे पहला रेसिडेंट कौन होता है, नॉन रेसिडेंट कौन होता है। अच्छा, यहाँ पे रेसिडेंट के अंदर 2 पार्ट अलग अलग क्यों नहीं दिया हुआ है? बिकॉज इसके अंदर और कुछ ऐसा होता ही नहीं है, या तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट, बात खत्म। ऑल अदर पर्सन के केसेस में या तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट, बात हो गया खत्म। इसके बाद हम ये नहीं चेक करते कि ऑर्डिनरी है, नॉन ऑर्डिनरी है, वो सिर्फ हम इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में चेक करते हैं, बाकी लोगों के केसेस में हम लोग चेक नहीं करते। तो यहाँ पे सिर्फ हमको 2 चीज पढ़ना है, एक ऑल अदर्स में कब कौन रेसिडेंट बनेगा, कब कौन नॉन रेसिडेंट बनेगा। ऑल अदर्स का मतलब इसके अंदर फॉर्म्स आ गए, एओपी आ गए, बीओआई आ गए, और एवरी अदर पर्सन मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लीगल ऑथोरिटीज, लोकल ऑथोरिटीज, सब कोई आ जाएंगे इसके अंदर। डेफिनेशन में जितने कुछ पढ़े थे हम लोग, सभी लोग इसके अंदर में आ जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोगों का अब हम एक साथ पढ़ रहे हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉर्म, एओपी, बीओआई एक्सेट्रा। देखना, अब एओपी, बीओआई या फॉर्म रेसिडेंट कब बनेगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब बनेगा। अब ये ऑर्डिनरी क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे मैं बताऊंगा तुमको। ठीक है, देखना कब ऑर्डिनरी बनेगा। हो देखो, कैपिटल लेटर में, कैपिटल बोल रहा हूं, डार्क बोल्ड लेटर में मैं पूरा क्लियरली यहां पे लिख दिया हूं कब एक फॉर्म, एओपी और बीओआई रेसिडेंट बनेगा। रेसिडेंट वो तभी बनेगा जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उसका कहां पे होगा, इंडिया के अंदर में होगा, या तो पार्शियली या तो होलली, या तो पार्शियली या तो होलली। कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर इंडिया के अंदर में होगा तो एओपी, फॉर्म, बीओआई या एक्सेट्रा जो भी है वो रेसिडेंट बन जाएगा, अदरवाइज वो रेसिडेंट नहीं बनेगा। क्या लिखा है, पढ़ते हैं पूरा लाइन बाय लाइन। अ फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल is said to be resident in every case except when during that year the control and management of his affairs is situated wholly outside India। जिस साल में कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया के बाहर होगा वो साल वो रेसिडेंट नहीं होगा, बाकी सभी सालों में वो क्या होगा, रेसिडेंट होगा। मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन है, कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में होना चाहिए, आइदर कंट्रोल 100% कंप्लीट कंट्रोल मैनेजमेंट या फिर पार्शियली है तो भी चलेगा, हम लोग उसको रेसिडेंट के नाम से घोषित कर देंगे। ठीक है, देखना, इट मींस दैट इफ अ फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिया कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया इवन पार्शियली इट विल बी अ रेसिडेंट एसएससी। अगर पार्शियली भी हम कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया के अंदर में तो भी हम उसको क्या घोषित करेंगे, रेसिडेंट घोषित कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये कंट्रोल और मैनेजमेंट क्या होता है, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स रिफर्स टू द कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग पावर, द हेड
एंड द ब्रेन। मेनली जो कंट्रोल करता है बिजनेस को, जो डायरेक्ट करता है क्या डिसीजंस लेने हैं क्या नहीं लेने हैं, वो मेन कहां पे सिचुएटेड होना चाहिए, इंडिया के अंदर में सिचुएटेड है। इट मींस दैट डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ वाइटल अफेयर्स इज सिचुएटेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, इंडिया के बाहर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होना चाहिए। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मीन डिफेक्टो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड नॉट मेयरली राइट टू कंट्रोल और मैनेजमेंट। एक्चुअल कंट्रोल और मैनेजमेंट होना चाहिए, सिर्फ राइट टू कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है तो वो हमारा काम नहीं आएगा। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी हमको नहीं है। उसके बाद इन द केस ऑफ अ फर्म, फर्म में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कब बोला जाता है, फर्म के केस में अगर इफ द फर्म इज सिचुएटेड एट अ प्लेस वेयर द पार्टनर्स मीट टू डिसाइड द अफेयर्स ऑफ द फर्म। एक ऐसे जगह में सिचुएटेड है जहां पे पार्टनर लोग मिलके बिजनेस का डिसीजन लेते हैं और वो जगह इंडिया के अंदर है, तो हम उसको बोलेंगे कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इनसाइड इंडिया। If such a place is outside India, it will be said to the control and management is outside India. अगर वो प्लेस इंडिया के बाहर है तो उसको आउटसाइड इंडिया बोलेंगे, इंडिया के अंदर है तो उसको इनसाइड इंडिया बोलेंगे। There may be a situation where all the partners of the firm are resident in India. सभी लोग रेसिडेंट है इंडिया में, but even then the firm may be non-resident if the full control and management lies outside India. पार्टनर के रेसिडेंट होने या नहीं होने से हमको कोई मतलब नहीं है। फर्म का जो मेजर डिसीजन मेकिंग होता है वो इंडिया के अंदर अगर होता है तो हम उसको रेसिडेंट बोलेंगे, इंडिया के अंदर अगर नहीं होता है तो हम उसको नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दिया गया है कि हो सकता है कभी कभार ऐसा हो कि सभी पार्टनर रेसिडेंट हो, लेकिन उसका बिजनेस जो डिसीजन है, जो पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस डिसीजन है वो इंडिया के बाहर लिया जाए, तो उस केस में बिजनेस फर्म जो है, जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है, वो हमारा रेसिडेंट नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। मतलब टोटल एक ही चीज चेक करना है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है या नहीं है। अगर है तो हम उसको इंडिया का रेसिडेंट घोषित कर देंगे, और अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के अंदर में नहीं है, बाहर कहीं पे है, आइदर थोड़ा सा भी मैनेजमेंट बाहर कहीं पे, तो आइदर होली बाहर है, इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको नॉन रेसिडेंट घोषित कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नॉन रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट जबरदस्ती दिया गया है, जबरदस्ती मतलब यहाँ पे लिखा है, ये लिखने के लिए दिया गया है कि फर्म एओपी और बीआई कैन नॉट क्लेम द स्टेटस ऑफ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कभी भी वो नॉन रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कभी भी वो नहीं बन सकते। यहाँ पे वही लिखा गया है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हमारे फर्म एओपी और बीवाई कभी भी बन नहीं सकते, मतलब या तो वो रेसिडेंट होंगे या तो वो नॉन रेसिडेंट होंगे। ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, तो मतलब तुम सिंपली क्या कर सकते हो, इसको कट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नॉन रेसिडेंट, सेक्शन 230 क्या बोलता है नॉन रेसिडेंट। देखो कितना सिंपल सा दिया हुआ है, अ फर्म, 5 मिनट, a firm or association of persons shall be non-resident if the control and management of affair is situated wholly outside India. अगर पूरे आउटसाइड इंडिया कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिचुएटेड है तो उस केस में वो क्या होगा, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे समरी दिया गया, एक बार समरी को पढ़ लेते हैं। समरी क्या दिया हुआ है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, तीनों का समरी दिया गया। ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब बनेगा, इफ द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ सच अ फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वाज होली और पार्शियली इन इंडिया। अगर कंट्रोल मैनेजमेंट अफेयर्स कहाँ पे है, होली और पार्शियली इन इंडिया है, देन ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, तब वो क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कभी बन ही नहीं सकता है। अ फर्म और एन एसोसिएटेड और एसोसिएशन होगा ये, एओपी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कैन नॉट क्लेम दिस स्टेटस, मतलब कभी भी वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो ही नहीं सकते हैं। और नॉन रेसिडेंट कब होंगे, इफ कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ सच अ फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होली आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर पूरा का पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के बाहर सिचुएटेड है तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ऑल अदर, बाकी लोगों का क्या होगा, बाकी लोगों का भी सभी कुछ सेम है। Every other person includes the body of individual, local authority, artificial judicial person. They are either resident or non-resident, but they cannot be ordinary resident. वो भी सेम है एग्जैक्टली, रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट होंगे, लेकिन कभी भी वो लोग ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बन सकते।
नेक्स्ट क्या लिखा है, द टेस्ट इज टू बी अप्लाइड सेल बी ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अभी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होता है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है मेजर बिजनेस का डिसीजंस जो होता है, अगर वो इंडिया के अंदर लिया जाता है तो वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हम बोलेंगे कि इंडिया के अंदर है। अगर मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजंस इंडिया के बाहर लिया जाता है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां है, इंडिया के बाहर है। ठीक है, इफ इट इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया द एसएससी विल बी नॉन रेसिडेंट। इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्शियली सिचुएटेड इन इंडिया देन द स्टेटस विल बी रेसिडेंट। मतलब एग्जैक्टली सेम है किसके साथ, फॉर्म के साथ, मतलब सभी का सेम है। मतलब टोटल 3 प्रकार का रेसिडेंशियल स्टेटस तुम लोगों को पढ़ना है। क्या क्या है, एक तो इंडिविजुअल का, एक एचयूएफ का और एक बाकी सभी लोगों का। कंपनी का हम लोगों को नहीं पढ़ना है क्योंकि कंपनी का हमारे सिलेबस के स्कोप के बाहर होता है, वो जाके हायर लेवल स्टडीज में आता है। मतलब जब तुम सीए के एग्जाम्स में, आईपीसीसी या फाइनल के एग्जाम्स में जाओगे तब वो जाके सिलेबस के डिस्कशन में आएगा। ठीक है, चलो तो ये काम करते हैं, यहां से कुछ दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स का, वो भी एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स पढ़ेंगे, वो भी एक छोटा सा वीडियो होगा, छोटा सा पोर्शन होगा जिसमें हम लोग इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स, मतलब ये तो समझ गए हम कौन रेसिडेंट है, कौन नॉन रेसिडेंट है, कौन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, कौन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अब इसका करें क्या, इस पे किस पे कौन सा टैक्स लगेगा, मतलब कौन सा बिजनेस कौन करेगा तो कितना टैक्स देना पड़ेगा और किसको कहां पे टैक्स देना पड़ेगा, ये होता है इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स। ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में कवर करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ध्यान रखना दोस्तों के साथ शेयर करना है, हमेशा वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, साथ ही साथ में वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है और कमेंट में जो भी डाउट्स होगा कमेंट में तुम लोगों को पूछना है। ठीक है, चलो बाय बाय।